स्नेही के बदले स्नेही। तो उन्होंने एक अच्छी कविता लिखी जो देखिए शुद्ध, परिनिष्ठित, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का उदाहरण है। अभी हमने एक कविता देखी जिसमें थोड़ा सा लोक तत्व भी है, देशज भी, विदेशी शब्द भी हैं, ब्रिज भाषा भी है। अब यह देखिए कैसे एकदम शुद्ध भाषा हो गई। तू है गगन विस्तीर्ण, विस्तीर्ण बहुत व्यापक, बहुत ही दूर दूर तक फैले हुए गगन आसमान की तरह से अगर तुम हो तो मैं एक तारा क्षुद्र, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक तारा हूं मैं। तुम इतने बड़े फैले हुए आसमान हो और मैं छोटा सा तारा। तू है महासागर अगम, यदि तुम इतने विस्तृत फैले हुए समुद्र हो तो मैं एक धारा क्षुद्र हूं, मैं एक छोटी सी जल की धारा। माने जैसे ये थोड़ा सा तो स्पिरिचुअल उसमें एस्पेक्ट भी है और थोड़ा सा आपने प्रिय से भी कहा कि तुम इतने महान हो और मैं तुम्हारे सामने कितना छोटा हूं। अगर तुम इतने बड़े आकाश हो, मैं एक छोटा सा तारा हूं। अगर तुम इतने फैले हुए सागर हो तो मैं पानी की एक पतली सी धारा हूं। तू है महानंद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूं। अगर तुम आनंद का, उल्लास का, आह्लाद का, अगर तुम एक सागर हो, पूरा एक विस्तार हो, माने तुम आनंद का ही एक रूप हो, तो मैं उसमें एक छोटी सी बूंद हूं। तुम्हारे पास इतना आह्लाद है, इतना उल्लास है, लेकिन मैं एक छोटी सी बूंद हूं। तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूं। यदि तुम एक पूरा सुंदर मेलोडी हो, अगर तुम एक सुंदर गीत हो तो मैं एक उसकी तान, मतलब मैं उसका एक छोटी सी रिदम हूं, मैं उसकी एक छोटी सी छोटा सा हिस्सा हूं। यू सिंग द होल सॉन्ग एंड द सॉन्ग इज वेरी मेलोडियस, लेकिन मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा हूं। तो ये इसमें सारे सारे के सारे शब्द देखो, विशुद्ध संस्कृत, विस्तीर्ण, क्षुद्र, महासागर, अगम, धारा, महानंद, तुल्य, मनोहर, ये सब बिल्कुल शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली जो कि वास्तव में द्विवेदी युग की ही पहचान है। तो इस तरह से हम अपने क्लास 2 के जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हमने पूरा किया, द्विवेदी युग को। और द्विवेदी युग के बाद हिंदी कविता का एक सुंदर समय आया जिसे साहित्य में छायावाद के नाम से जानते हैं। जैसे द्विवेदी युग पर रामविलास शर्मा जी ने एक अच्छा काम किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। इसी तरह से डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद नाम से एक किताब लिखी है। मुझे लगता है कि शायद हमारे पास यहाँ है एलसे में, तो लाइब्रेरी में वह किताब डॉक्टर नामवर सिंह छायावाद। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने उस पुस्तक में वो पूरे विस्तार के साथ छायावाद को बताया। छायावाद सबसे पहले तो इसके नाम को लेकर ही बहुत ज्यादा प्रश्न होते हैं कि यह कैसा नाम है। कभी तो लगता है कि जैसे मजाक में कह दिया था कि जो छाया मीन्स आभास, जो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, यह कविता छायावाद है। कवि रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया कि जो कविता समझ नहीं आती, शिल्प की, छायावाद तो एक शैली है, छायावाद तो कला का ही एक रास्ता है। लेकिन आखिर में छायावाद जो है हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता धारा के रूप में हमारे सामने आ गया। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जाएंगे उसमें कुछ शब्द आते हैं बार बार, तो थोड़ा सा आप उन्हें देखिए। जैसे छायावाद के विषय बारे में बात करते हैं तब एक शब्द आता है अमूर्त। अमूर्त, एक होता है मूर्त मीन्स क्लियर, एक होता है अमूर्त जो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। एक है वही प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक। छायावादी कवि जो कहते हैं वह प्रतीकात्मक है, बिंब, इमेज बनाते हैं। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, कुछ ऊंची बात इस धरती से
ऊपर की कुछ बात कहते हैं। और छायावादी कवि अनुभूति मीन्स जो इमोशंस है उनकी बहुत बात करते हैं और मानवीकरण करते हैं, अपनी भावना का, प्रकृति का, प्रेम का, सभी कुछ का छायावादी कवि मानवीकरण करते हैं। और छायावादी कवियों का प्रिय शब्द है नियति। नियति इज डेस्टिनी, और वो कभी कभी उसको नटी कहते हैं, नियति नटी। माने जैसे कोई नर्तकी खेल दिखाती है, जैसे कि भारत में एक तो क्लासिकल डांसर्स होते हैं, फोक डांसर्स होते हैं, फिर होते हैं नट और नटी। माने कि जो स्ट्रीट में कुछ भी डांस दिखाते हैं उनके पास अपनी अपनी कला है, और कभी कभी वे एक छोटी सी रोप पर भी डांस दिखाते हैं, अपना बैलेंस साध करते हैं, तो उनको कहते हैं नट और नटी। तो छायावादी कवियों का प्रिय शब्द है नियति नटी। माने डेस्टिनी जो है वो प्लेज लाइक अ नट, वो हमारे साथ ऐसा करती, कभी हमें अप करती है, कभी हमें डाउन करती है, कभी हम बिल्कुल गिरने को तैयार हो जाते हैं, कभी हम ऊपर चढ़ जाते हैं। नियति नटी। एंड देन एक और शब्द है अज्ञात। माने हम जानते नहीं हैं कि संसार में क्यों आए, कैसे आए, और अंततः हमारा क्या होगा, ये सब अज्ञात है बिल्कुल। कुछ जाना पहचाना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जीते हैं फिर भी। इस प्रकार की बातें छायावादी कवि अपने मन में रखते हैं, इस प्रकार के विचार। तो ये शब्द हैं जो छायावादी कविता में, छायावादी कवियों की बातों में बार बार आते हैं, उनके कहने में बार बार आते हैं। लेकिन हम छायावाद की डिफिकल्टी आने से पहले हम सिंपल बात करते हैं, पहले सरल सरल बात करते हैं छायावाद के बारे में, ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं लगे। सबसे पहली बात यह है कि जैसे द्विवेदी युग जहां पर खत्म होता है, हमने कहा था 1900 से 1918, तो छायावाद वहां से शुरू होता है 1918 से, और कहां तक इसको काउंट करते हैं 1935। इसका बहुत ही सरल सा एक एक्सप्लेनेशन है कि व्हाई एंडेड इन 35, वो हम जान लेंगे कि सन 35 में छायावाद की एक महत्वपूर्ण किताब आई, कविता की किताब कामायनी, जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद पंत ने जो अपनी किताब लिखी कविता, उसका नाम था युगांत, माने वन युग एंडेड हेयर। उसमें अलग तरह की कविताएं थी। और दूसरे 1935-36 में ही भारत में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन भी बन गई, और उनकी मीटिंग्स और बैठक और उसमें विचार विमर्श होने लगा, और वे अपनी एक नई विचारधारा को लेकर सामने आ गए, और हिंदी में कविता का एक नया युग 1936 से शुरू हो गया। तो इसीलिए जैसे साहित्य के इतिहास में कभी कभी कंफ्यूजन और कभी कभी परेशानी होती है कि ये युग कहाँ समाप्त हुआ, दूसरा युग कहाँ शुरू हुआ। छायावाद के विषय में ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। 1918 में शुरू हो गया और 1935 में छायावाद को समाप्त मान लिया गया, स्वीकार किया सबने, देयर इज नो कंफ्यूजन। और जो बड़ी एक और सरल बात है कि छायावाद क्या है वास्तव में, क्या यह दो महायुद्धों के बीच की कविता भी है। 1914 में पहला महायुद्ध शुरू हो गया और 1919 तक चला। उसके बाद 1939 में जब दूसरा युद्ध शुरू होता है, विश्व युद्ध, उसके बीच, उससे पहले छायावाद समाप्त हो गया। तो दो विश्व युद्धों के बीच की जो हिंदी कविता है उसको भी हम छायावाद कहते हैं। अब छायावाद का जो शुरुआत होती है उसका कारण क्या है, ये तो हमें स्पष्ट हो गया। भारतेंदु के समय में भी हम पराधीन थे, द्विवेदी युग में भी हम पराधीन थे और पराधीनता से मुक्ति चाहते थे।
लेकिन जब लंबे समय तक आजादी नहीं मिली तो एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, एक प्रकार की दुविधा, एक प्रकार की पीड़ा भी मन में आ गई और मनुष्य क्या हुआ, कुछ कुछ सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित, जैसे जैसे कोई सताया हुआ व्यक्ति चुपचाप बैठ जाता है ना, वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरे साथ क्या होगा पता नहीं। तो भारत में बहुत सा वर्ग ऐसा भी था जो सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ा आत्म केंद्रित हो गए, अपने आप में सिमट गए, अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे। ये ऐसा भी एक वातावरण हो गया। ये किस लिए हो गया, लंबी पराधीनता, लॉन्गर पीरियड तक जब हम लोग पराधीन रह गए और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, लेकिन असंतोष जो था वो और ज्यादा बढ़ गया। अभी जो देश में स्थिति थी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, उसमें तो बहुत ही हलचल थी, इतनी ज्यादा कि जैसे सारे भारत के जीवन को झकझोर दिया था। मनुष्य की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई और मशीनें आ गई। अब मनुष्य को इम्पोर्टेंस नहीं है, जो मशीन को चला सके उसी की इम्पोर्टेंस है। तो गांधी जी इस समय भारत की राजनीति में अभी इतना सक्रिय नहीं थे, लेकिन वे भारत लौट आए थे 1915 में और वो भारत के दूसरे हिस्सों में थोड़ा कुछ काम करने लगे थे। लेकिन गांधी जी ने एक बात जरूर की थी कि इस मशीनी यांत्रिकता का विरोध ये भारतवासियों के मन में भर दिया। वी हैव टू अपोज दिस, कि मशीन जो है वो मनुष्य का विकल्प नहीं है, मनुष्य को हटाकर मशीन को खड़ा कर दो, यही सब कुछ सफलता नहीं है। तो गांधी जी ने यह यांत्रिकता का एक विरोध वाला स्वर सब भारतवासियों के मन में भर दिया था उन्होंने, बिल्कुल। और इसी समय व्यक्ति के मन में जो अपने भीतर सिमट गए, यह इच्छा पैदा हुई अपने आप को जानने की, कि मैं आखिर क्या हूं। और वो ये भी चाहता था व्यक्ति कि अपने सुख और दुख को क्या मैं कहीं देख सकता हूँ, क्या मेरी हैप्पीनेस और मेरे सॉरोज क्या ये कहीं पर लिखे जाएंगे, क्या ये कभी किसी के सामने आएंगे, या ये सब मेरे मन में ही रहेगा। ये बातें भी सामान्य व्यक्ति के मन में, या कहो कवियों के मन में, ये बहुत ज्यादा उथल पुथल, बहुत ज्यादा हलचल, बहुत ज्यादा, जिसे हिंदी में कहते कि झकझोरना, हाँ, ऐसा सब लोगों का जीवन, सब लोगों को लगता था कि जीवन में ये ऐसा समय आ गया कि विदेशी यहाँ से जाते नहीं, हम आजाद होते नहीं, हमें कोई रास्ता नहीं है कि हम कैसे, मतलब क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारे जीवन का क्या होगा। ये एक प्रकार की उथल पुथल में, एक प्रकार की अजीब बेचैनी में सब भारत के लोग जीते थे। और इस बेचैनी को जो कवि और कलाकार थे वो तो सबसे अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जो अंग्रेजों ने ही शिक्षा की नई पद्धति दे दी थी, भारत में बंगाल में सबसे ज्यादा एक प्रकार की जागृति दिखाई देती थी और उसका प्रभाव हिंदी पर भी आ रहा था। और जो ब्रिटिश साम्राज्य भारत का शोषण करता था, इस सब के खिलाफ खड़े होने का मन बनाने वाले सभी भारतीयों की जो अपनी पहचान की खोज की कविता है, वह छायावाद बनकर हमारे सामने धीरे धीरे आने लगी। यानी कि हम अपने आप को पहचाने, हम अपने आप को डिफाइन करें, हम अपने आप को स्पष्ट तो करें कि आखिरकार हमारी सत्ता क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग है, या कुछ भी अर्थ नहीं है। इसीलिए ये जो अमूर्त, अदृश्य और अज्ञात और नियति जैसे शब्द आए ना, तो ये उसी बेचैनी में से इन शब्दों का एक तरह से जन्म हुआ। तो छायावाद जो है एक नई आशा और आकांक्षा का युग भी है।
बेचैनी तो थी, लेकिन होप समाप्त नहीं थी, और होपफुल भी थे तमाम लोग कि कुछ अच्छा इसी में से निकल कर आएगा। जब बहुत बुरा हो जाता है तब अच्छे की जो इच्छा है वो और प्रबल हो जाती है। जैसे कि शायरी में कहा गया कि दर्द का हद से गुजर जाना है दवा होना। तो इस तरह से जब बहुत ज्यादा पराधीनता के कष्ट हो गए, तब लगा कि अब इससे मुक्ति हो जाएगी।